हेलो गाइस, मैं आशीष शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आर एन एंड आर एम अकेडमी में। और आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। जनरल टॉपिक है, अभी चल भी रहा है ना। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे और डिटेल जानेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, है ना। कोरोना और कोविड के बारे में भी जानेंगे। तो कोरोना वायरस सबसे पहले जो पाया गया वो वुहान सिटी में पाया गया, चाइना के अंदर, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोरोना नया है, ये कई नामों से पहले भी आ चुका है, जैसे कि सार्स कोविड, है ना। तो जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस नाम दिया गया था। फिर उसके बाद मर्स को करके आया है, जिसको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस कहा गया है। तो सार्स और मर्स दोनों नामों से ऑलरेडी आ गया है। ये तीसरी बार 2019 में आया है, NCOV, यानी 2019 के अंदर आया। तो इसको नाम दिया गया है नोवेल कोरोना वायरस, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया है ना। पेशेंट्स इसके कब मिले थे? सबसे पहले पेशेंट इसके 59 सस्पेक्टेड केसेस मिले थे विथ फीवर एंड ड्राई कफ के, वेयर ट्रांसफर टू डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जिन इंतान हॉस्पिटल, वुहान, चाइना। 41 पेशेंट were confirmed to be infected with 2019 कोविड। तो 59 पेशेंट मिले थे, जिनमें से 41 पेशेंट कंफर्म पाए गए थे कोविड से, है ना। अब एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक के बारे में बात करते हैं हम। एंडेमिक मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है जो पॉपुलेशन क्या है, इन्फेक्टेड है। जैसे कि कोलेरा एग्जाम्पल में दिया गया है एक पर्टिकुलर जगह पर। फिर एपिडेमिक के बारे में, एपिडेमिक थोड़ा लार्ज हो जाता है कि यह बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या हो गया है, कोई बीमारी स्प्रेड हो गई है। जैसे कि इबोला वायरस हुआ था, है ना, कम्युनिटी के अंदर, कंट्री के अंदर, किसी एक कंट्री के अंदर हो गया है स्प्रेड, इबोला वायरस हुआ था, है ना। फिर आते हैं हम व्हेन एपिडेमिक स्प्रेड थ्रू आउट ऑफ वर्ल्ड। अब एपिडेमिक होने के बाद में क्या हुआ है, वो पेंडेमिक हो गया। मतलब एक देश से दूसरे देश के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है। जैसे कि कोविड-19, तो ये पेंडेमिक में आ गया, यानी अभी ये डिसीज़ क्या है, पेंडेमिक चल रही है। फिर इसकी मोर्टालिटी रेट के बारे में हम जानते हैं कि भैया मोर्टालिटी रेट जनरली हम जानते ही हैं, लेकिन बात कर लेते हैं। मतलब इसमें हम देखते हैं कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, है ना, कितने लोग सरवाइव कर रहे हैं और कितने लोग की डेथ इससे हो गई है। जो पॉपुलेशन की डेथ हुई है वो पर्टिकुलर किसी बीमारी से अगर डेथ हुई है तो वो मोर्टेलिटी रेट के अंदर आ जाएगा कि ये इस बीमारी से इतने लोग क्या है, मर चुके हैं। फिर वाई डू द वायरस एंड द डिसीज़ हैव डिफरेंट नेम्स, है ना। अब वायरस का और बीमारी का अलग अलग नाम क्यों होता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो वायरसेस एंड डिसीज दे कॉज ऑफ्टन हैव डिफरेंट नेम्स। फॉर एग्जांपल HIV, HIV मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इज़ द वायरस दैट कॉज एड्स। अब HIV वायरस क्या करता है, एड्स कर देता है। या जो बीमारी का नाम है वो एड्स है, जो वायरस का नाम है वो HIV है ना। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पीपल ऑफ्टन नाउ द नेम ऑफ डिसीज, लोग क्या है, बीमारी का नाम जानते हैं, बट नॉट द नेम ऑफ द वायरस दैट कॉजेज। लेकिन क्या है, वायरस का नाम नहीं जानते, है ना। ज़रूरी भी नहीं है जनरल पब्लिक को इतना। मेडिकल स्टूडेंट जो रहते हैं, मेडिकल प्रोफेशन वाले, उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली उनको पता होना चाहिए। आम पब्लिक को भी आना चाहिए, एजुकेट होना बहुत अच्छा है, सबको पता होना चाहिए। लेकिन बीमारी का नाम रखा जाता है, वायरस के ऊपर नहीं रखते उसको। देयर आर डिफरेंट प्रोसेस और पर्पजेज एंड नेमिंग वायरस एंड डिसीज़, है ना। तो इसके अलग अलग पर्पज़ हैं, जो नाम रखा जाता है उसका अलग अलग एक मोटो है क्यों रखते हैं। तो वायरसेस आर नेम्ड बेस्ड ऑन जेनेटिक स्ट्रक्चर। पहली बात तो वायरस का जो नाम रखा जाता है वो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर रखा जाता है ना। फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, है ना, जो उसकी डायग्नोसिस टेस्टिंग होती है उसके ऊपर रखते हैं। वैक्सीन एंड मेडिसिन्स, है ना। वायरोलॉजिस्ट and the wider scientific community do this work, so viruses are named by the International Committee on Taxonomy Virus ICTV। तो जो
आईसीटीबी एक कमेटी रहती है जो इसके ऊपर काम करती है, जो वायरोलॉजिस्ट रहते हैं, जो साइंटिस्ट की कमेटी रहती है, वो उनका काम होता है कि वायरस का क्या नाम है और बीमारी का क्या नाम रखना है ना। तो डिसीज़ आर नेम्ड टू एनेबल डिस्कशन ऑन डिसीज़ प्रिवेंशन, स्प्रेड, ट्रांसमिसिबिलिटी, सीवियरिटी एंड ट्रीटमेंट। और देखते हैं उसमें कि कितनी खतरनाक है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, कैसे इसके फैलने को रोका जाए, कैसे कैसे ये ट्रांसफ़र होती है, कितना सीवियरिटी इसकी हो सकती है और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ह्यूमन डिसीज प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स इज़ हुज WHO's role. So disease are officially named by WHO in the International Classification of Disease ICD. तो WHO जो रहता है वो ऑफिशियली क्या करता है, उसके नाम को वेरीफाइड करता है कि इस बीमारी का नाम हमें यही रखना है और ये सही है। WHO क्या करता है, पहले ICTV जो रहती है वो पूरा सब कुछ उसके ऊपर रिसर्च करेगी, तैयारी करेगी। एक कमेटी जो रहेगी साइंटिस्ट की, है ना, जो बायोलॉजिस्ट रहते हैं वो, या जो डॉक्टर्स रहते हैं जो रिसर्च करते हैं उसके ऊपर साइंटिस्ट रहते हैं, फिर वेरीफाइड उसको WHO करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको वेरीफाइड करती है। जैसे कि बताया गया है कि 11 जनवरी 2020 में इसके नाम को अनाउंस किया गया ऑफिशियली WHO के द्वारा, है ना। जैसे सार्स के नाम को 2003 में किया गया था। इसके पहले जो था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस जो आया था सेकेंड, है ना, तो उसको किया गया था 2003 में। WHO announced COVID-19 as the name of the new disease on 11 February 2020 following guideline previously developed with the World Organization for Animal and Food and Agriculture Organization, United Nations, WHO Director General's remark at the media on 11 February 2020। मीडिया के सामने WHO ने कब 11 फरवरी 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया WHO ने। WHO सिचुएशन रिपोर्ट ऑन 11 फरवरी 2020, जो ऑफिशियली जो रिपोर्ट है, सिचुएशन जो रखी उन्होंने मीडिया के सामने, वो 11 फरवरी 2020 को रखी थी। WHO एंड ICTV वेयर इज कम्युनिकेशन अबाउट द नेमिंग ऑफ बोथ द वायरस एंड डिसीज़। तो ये दोनों कमेटी क्या करती हैं, उसके वायरस के नाम को, बीमारी के नाम को क्या करती हैं, ऑफिशियली अनाउंस करती हैं। Why do the virus and the disease have different names? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वायरस का नाम कुछ और बीमारी का नाम कुछ और क्यों होता है। Viruses and the disease, they are cause often have different names. For example, HIV is the virus that cause AIDS. जैसे HIV है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस, वो कौन सी बीमारी को कॉज करता है, एड्स को, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम को वो कॉज करता है। पीपल ऑफ्टन नाउ द नेम of a disease but not the name of virus that cause it। वो इसलिए क्योंकि लोगों को बीमारी के बारे में पता रहे, वायरस के बारे में इतना नॉलेज नहीं रख पाते हैं वो लोग, इसलिए बीमारी का नाम कुछ और होता है, वायरस का नाम कुछ और रखा जाता है। There are different processes and purpose for naming वायरसेस एंड डिसीज़। और मेन पर्पज़ ये भी रहता है कि लोग सभी ऐसे तो है नहीं कि सभी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हों, तो एक बीमारी का पर्टिकुलर नाम रख दिया जिसके बारे में मेडिकल स्टूडेंट तो जानते ही हैं, साथ में नॉन मेडिकल पर्सन भी जानते हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट जो रहते हैं उनको वायरस और बीमारी दोनों के बारे में पता होता है और अच्छा नॉलेज भी रहता है उसके बारे में, लेकिन जो जनरल पीपल रहते हैं उनको सभी को वायरस के बारे में पता नहीं होता, लेकिन बीमारी का नाम वो जानते हैं। Virus are named based on the genetic structure to facilitate the development of diagnostic tests, vaccine and medicines. Virologists and the wider scientific community do this work, so viruses are named via the International Committee on Taxonomy of Virus ICTV। तो जो वायरस का नाम रहता है वो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर रखा जाता है, जिसको वायरोलॉजिस्ट जो रहते हैं और साइंटिफिक जो कमेटी एक रहती है वो उस पर रिसर्च करती है, उसके बाद उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका नाम रखती है।
और इंटरनेशनल कम्युनिटी और टैक्सोनॉमी जो रहती है वो इसको रेगुलेट करता है। डिसीज आर नेम्ड टू एनेबल डिस्कशन ऑन डिसीज प्रिवेंशन, स्प्रेड ट्रांसमिसिबिलिटी, severity and treatment, human disease preparedness and responsible is WHO role. So disease are officially named by WHO is the international classification of disease. तो जो डिसीज़ रहती है उसके बारे में पहले डिटेल डिस्कशन होता है, क्या इसके प्रिवेंशन रहेंगे, कितनी स्पीड से ये स्प्रेड हो रहा है, कैसे ये ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ड्रॉपलेट है, एयरबोर्न है ना, इसकी सीवरिटी को चेक करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले क्लियर होती हैं और फिर WHO का रोल रहता है कि वो इसको सही तरीके से कैसे इसको रेगुलेट करना है, क्या नाम देना है, क्या ऑफिशियली अनाउंस करना है, ये सब WHO रेगुलेट करता है ना। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 सार्स कोविड 2 कहते थे इसको, एज द नेम ऑफ द न्यू वायरस ऑन 11 फरवरी 2020। फिर इसके बाद में पहले ये आया था अपना सार्स कोविड 2 आया था, देन उसके बाद में 11 फरवरी 2020 को ये कोरोना न्यू डिसीज़ का अनाउंस किया गया, न्यू वायरस का अनाउंस किया गया। दिस नेम वाज चूजन बिकॉज द वायरस जेनेटिकली रिलेटेड टू द coronavirus responsible for the SARS outbreak 2003, while related the two viruses are different. WHO announced COVID-19 as the name of this new disease on 11 February 2020 following guideline previously developed with the World Organization for Animal Health and Food Agriculture Organization and United Nations. WHO Director General's remark at the media on 11 February 2020, WHO Situation Report on 11 February 2020। तो ये WHO ने ऑफिशियली मीडिया के सामने जो अनाउंस किया है, COVID-19 इसका नाम दिया गया है ना। इसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं, कोरोना वायरस भी कहते हैं, COVID-19 भी कहते हैं। तो ये WHO के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ऑफिशियली 11 फरवरी 2020 को ऑफिशियली उसको अनाउंस किया है। हु कैन डोनेट प्लाज्मा फॉर COVID-19? तो कौन कौन प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है COVID-19 के पेशेंट के लिए? इन ऑर्डर टू डोनेट प्लाज्मा अ पर्सन मस्ट मीट सेवरल क्राइटेरिया। दे हैव टू हैव टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर COVID-19, रिकवर्ड, हैव नो सिम्टम फॉर 14 days, रिकरेंटली टेस्ट नेगेटिव फॉर COVID-19। तो ऐसे पीपल जो COVID-19 जिनका पॉजिटिव आया है ना, और 14 दिन रिकवरी पीरियड होने के बाद में वो टेस्ट नेगेटिव आ गया हो, उनका कोई साइन सिम्टम उनके अंदर ना हो, वो भी क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकते हैं। एंड हैव हाई इनफ एंटीबॉडी लेवल इन देयर प्लाज्मा, क्योंकि उनके प्लाज्मा के अंदर हाई एंटीबॉडी लेवल पाया जाता है। अ डोनर हैव पेशेंट मस्ट also have compatible blood types. Once plasma is donated, it is screened for other infectious disease such as HIV. Each donor produce enough plasma to treat 1 to 3 patients. Donating plasma should not weaken the donor immunity system nor make the donor more susceptible to getting reinfected with the virus. तो जो प्लाज्मा डोनर रहता है, कोई एक व्यक्ति अगर उसको डोनेट करता है प्लाज्मा को, तो 3 व्यक्तियों को क्या आप प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हो उससे। मतलब एक व्यक्ति अगर प्लाज्मा डोनेट करेगा तो 3 लोगों का इलाज उससे हो सकता है। और कुछ चांसेस ऐसे रहेंगे, मतलब 99% चांसेस नहीं रहेंगे री इन्फेक्टेड होने के उस वायरस से उनको। इज़ देयर एन एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर COVID-19? तो हमारे यहाँ पे क्या क्या है ट्रीट करने के लिए COVID-19 को? करेंटली देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर COVID-19। अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है। हाउएवर ड्रग्स प्रीवियसली डेवलप्ड टू ट्रीट
other viral infections are being tested to see if they might also be effective against the virus that cause COVID-19. जो पहले एंटीवायरल थेरेपी में मेडिसिन का यूज़ करते हैं वो कुछ इफ़ेक्टिव हैं, कुछ उसमें ट्रीट करने में हेल्पफुल हो रही हैं. Why is it so difficult to develop treatment for viral illness? An antiviral drug must be able to target the specific part of a virus's life cycle that is necessary for it to reproduce. In addition, an antiviral drug must be able to kill a virus without killing the human cell it occupies. And viruses are highly adaptive because they reproduce so rapidly. They have plenty for opportunity to mutate, changes their genetic information with each new generation, potentially developing resistance to whatever drugs to vaccine and be developed. तो अभी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन और ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो पुरानी मेडिसिन्स हैं वो इसमें इफ़ेक्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि जैसे ही वायरस कोरोना वायरस सेल्स की ह्यूमन सेल्स के ऊपर पहुंचता है और हम एंटीवायरल ड्रग देते हैं तो ये उसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है. लेकिन अच्छे से इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही रैपिडली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, म्यूटेट करता है. मतलब 1 से 4 चीज़ें एक वायरस से 4 वायरस बनाने में ये बहुत ही कम समय लेता है. इसीलिए जो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है. तो ज़्यादातर इसमें हाइड्रेट किया जाता है पेशेंट को. फ्लूइड थेरेपी इसमें अच्छा रोल कर रही है ना. और वैक्सीन और जो उसकी पर्टिकुलर जो ड्रग अभी उसके ट्रायल चल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, फॉरेन में भी और हमारे इंडिया के अंदर भी, लेकिन अभी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं बनी है इसके ऊपर. व्हाट ट्रीटमेंट आर अवेलेबल फॉर टू ट्रीट कोरोना वायरस जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर. करेंटली देयर आर नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19. हाउएवर सिमिलर टू ट्रीट ऑफ एनी वायरल इन्फेक्शन दीज मेजर्स कैन हेल्प. While you don't need to stay in bed, you should get plenty of rest. आपको रेस्ट करना है और खूब पानी पीना है उसमें, है ना. स्टे वेल हाइड्रेट, अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है. टू रिड्यूस फीवर एंड ईज एचेस एंड पेन्स, टेक यू आर टेकिंग एनी कॉम्बिनेशन कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन. कीप ट्रैक ऑफ ऑल द ingredients and the doses for acetaminophen. The total daily doses for all products should not exceed 3000 milligrams. तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एसिटामिनोफेन है उसका यूज़ कर रहे हैं हम फीवर के लिए, पेन के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं एसिटामिनोफेन का. और जो टोटल मेडिसिन का डोज है वो 3000 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंडर में ही होना चाहिए, है ना. It is safe to take ibuprofen to treat symptoms of COVID-19. Some French doctors advise against using ibuprofen, Motrin, Advil, many generic version for COVID-19 symptom based on a report of otherwise healthy people with confirmed COVID-19 who were taking an NSAID for symptom relief and developed severe illness, especially pneumonia. These are only observation and not based on specific studies. तो जो जर्मन के फ्रेंच डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने एडवाइस दिया है कि आइबुप्रोफेन जो यूज़ हम कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन उससे अदर इलनेस भी हो सकती हैं जैसे निमोनिया और अदर इलनेस भी इससे हो सकती हैं. आर क्लोरोक्वीन, hydrochloroquine and azithromycin safe and effective for treating COVID-19. Early reports from China and France suggested that a patient with severe symptom of COVID-19 improved more quickly when given chloroquine or hydrochloroquine. Some doctors are using a combination of hydrochloroquine and azithromycin with some positive effect. तो कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोरोक्विन का, और
उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। साथ में एंटीबायोटिक जो एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन आती है, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, कुछ खास रोल नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन में इसका यूज़ कर रहे हैं। आगे हम जानेंगे इसके बारे में। हाइड्रोक्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन आर प्राइमरी यूज टू ट्रीट मलेरिया। और ये जो मलेरिया के लिए हम इसका यूज़ करते थे। सीवियर सेब्रल इन्फ्लामेटरी डिसीज, जो सेब्रल इन्फ्लामेटरी डिसीज़ रहती हैं, इसमें यूज़ करते थे, इंक्लूडिंग ल्यूपस एंड रिमोटो आर्थराइटिस। एंड अजिथ्रोमाइसिन का हम यूज़, इट इज़ अ कॉमनली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक फॉर स्ट्रिप थ्रोट एंड बैक्टीरियल निमोनिया। बोथ ड्रग आर इनएक्सपेंसिव एंड रैपिडली अवेलेबल। तो इनका हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। जो एजिथ्रोमाइसिन है, ये इसका जो रोल रहेगा वो बैक्टीरियल निमोनिया को कंट्रोल करने में रहेगा, है ना। तो एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर रहे हैं और हाइड्रोक्लोरोक्विन का भी यूज़ इसमें कर रहे हैं, क्योंकि वो सेब्रल इन्फ्लामेटरी डिसीज़ को कंट्रोल करता है और ये ज़्यादा महंगी नहीं होती और अवेलेबल भी हो जाती हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। Hydrochloroquine and chloroquine have been shown on kill the COVID-19 virus in the laboratory dish। तो जो हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन है वो कोविड-19 वायरस को लेबोरेटरी के अंदर किल कर देती हैं जहाँ टेस्टिंग होती है ना। द ड्रग्स अपीयर टू वर्क थ्रू टू mechanism। फर्स्ट दे मेक अ हार्डर फॉर द वायरस टू अटैच इटसेल्फ टू द सेल, इनहिबिटिंग द वायरस फ्रॉम एंटरिंग द सेल। और जैसे ही वायरस सेल के ह्यूमन सेल के पास पहुंचता है, ये उसको सेल के अंदर एंटर होने से रोकती है, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन। एंड मल्टीप्लाइंग विद इन इट, और उसको मल्टीप्लाई होने से भी रोकती है। सेकेंड, इफ़ द वायरस डज मैनेज टू गेट इनसाइड द सेल, द ड्रग किल इट बिफोर इट कैन मल्टीप्लाई। और अंदर जाने से भी रोकता है, साथ में उसको किल करने में भी हेल्प करती है हाइड्रोक्लोरोक्विन। इसीलिए उसको अभी ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन को, है ना। अजिथ्रोमाइसिन इज नेवर यूज्ड फॉर वायरल इन्फेक्शन, हाउएवर दिस एंटीबायोटिक डज हैव सम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। जो अजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन है वो कोई उसका यूज़ नहीं है वायरल इन्फेक्शन में, क्योंकि वो एंटीबायोटिक है ना। लेकिन ये क्या करती है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन अगर उसमें हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। देयर हैज़ बीन स्पेकुलेशन, तो नेवर प्रूवन, दैट अजिथ्रोमाइसिन में हेल्प टू डैम्पन एन ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 इन्फेक्शन। ये स्ट्रक्चर उसमें दिखाया गया है कोरोना वायरस का, है ना। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सार्स और मर्स के बारे में, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नोवेल कोरोना वायरस 2019, NCOV भी, NCO भी लिखा हुआ है, NCOV भी कहते हैं, कोविड-19 भी कहते हैं, कोरोना वायरस भी कहते हैं, है ना। अब आगे देखेंगे इमरजेंसी वार्निंग साइन फॉर कोविड-19। इसके क्या क्या इमरजेंसी साइन और सिम्टम हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं। डिफ़िकल्टी टू ब्रीथिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो डिफ़िकल्टी हो सकती है सांस लेने में, है ना। और परसिस्टेंस पेन एंड प्रेशर इन द चेस्ट, और जो चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन प्रेशर टाइप का भी हो सकता है। कन्फ्यूज़न और इनएबिलिटी टू अराउज ब्लश लिप्स और फेस, है ना। तो ये फेस के ऊपर ब्लश और लिप्स हो सकते हैं, जो लिप्स रहेंगे वो फूल सकते हैं, है ना, उसमें स्वेलिंग भी आ सकती है। इफ़ अबव साइन प्रेजेंट द पर्सन मस्ट गेट इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। सो फार द डेथ रेट फ्रॉम द कोविड-19 वायरस इज़ अबाउट 3%, however this may change over time। तो अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत मेडिकल हेल्प, उनको इमीडिएटली हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ काउंसलिंग ऑन कोविड-19, जैसे आप कहीं पेशेंट आपके पास आता है, हॉस्पिटल के अंदर भी आता है, तो आपको कैसे उसकी काउंसलिंग करना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एड्रेसिंग सोशल स्टिग्मा ऑन कोविड-19,
आपको पूछना है किस जगह से हैं, और उसके सोशल स्टिग्मा जो उसका डर है उसको भी कम करने की कोशिश करना है। प्रिवेंटिंग मेजर्स इन कम्युनिटी, कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में उसको बताना है। होम केयर फॉर सस्पेक्टेड और पॉजिटिव केसेस विथ माइल्ड सिम्टम, अगर उसके अंदर कम सिम्टम पाए जाते हैं उसको होम केयर कैसे करना है, अगर वो सस्पेक्टेड है उसके बारे में भी हमें उसको डिटेल देनी है। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कैसे फैलता है उसके बारे में भी हमें समझाना है। तो कोविड-19 इज टू स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट, ये फैल रहा है ना। मेनली कैसे फैलता है, बिटवीन पीपल इन क्लोज कॉन्टेक्ट में अगर आते हैं तो फैल सकता है बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, है ना। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट भी फैल सकता है जिसमें व्हेन अ पर्सन कफ और स्नीज करता है, छींक और खांसी करता है, ड्रॉपलेट कैन हैंड इन माउथ और नोज of pupil nearby are possibly inhaled into lungs by contaminated surface objects made possible that a person can get COVID-19 by touching a surface, then touching their own mouth, nose or possibly eye. But this is not cough to main way the virus spread. तो मेन ये फैलने का रहता है, कोई कोरोना पॉजिटिव है और वो खांसी करता है या छींक करता है और वो हमारे किसी भी सरफेस पे आ जाता है, उसको टच कर लेता है, उस पर रहता है, हम टच कर लेते हैं, फिर हमने मुंह में और ये नाक में आँख में कहीं भी हाथ लगाया तो उसके थ्रू वो इनहेल हो जाता है अंदर, है ना। आँखों से भी चला जाता है, नोज से भी चला जाता है, माउथ से भी चला जाता है, वो एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, लंग्स में पहुंच जाता है धीरे धीरे। साइन एंड सिम्टम्स कोविड-19 की क्या क्या हो सकते हैं, एक तो इसमें हेडेक होगा, है ना, छींकें आएंगी, कफ हो सकता है, किडनी फेल हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज भी हो सकती हैं। इलनेस सीम्स टू स्टार्ट, जब ये स्टार्ट होता है तो ये बुखार से स्टार्ट होगा, फिर ड्राई कफ पे आएगा और एक हफ्ते के अंदर ये क्या करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कर देगा, पेशेंट नीड टू हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी। रिपोर्टेड इलनेस रेंज फ्रॉम माइल्ड सिम्टम टू सीवियर इलनेस एंड डेथ फॉर कन्फर्म्ड कोविड-19 केसेस। इसमें क्या होता है कि अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं, पहले माइल्ड रहेंगे फिर सीवियर होगा और भी मृत्यु होने की भी संभावना हो सकती है इसके अंदर, है ना। तो इसमें लापरवाही का कोई चांस ही नहीं है। एक्सक्लूजन और कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं इसके। द ड्रग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोफाइलैक्सिस इन चिल्ड्रन, ये जो ड्रग्स के बारे में बात की गई है, जो 15 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं रहेगा। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पर्सन विथ नाउ केस रेटिनोपैथी, नाउ हाइपर सेंसिटिविटी टू हाइड्रोक्लोरोक्विन फॉर अमाइनो क्विनोलाइन कंपाउंड्स। तो इसके हाइड्रोक्लोरोक्विन के बच्चों के अंदर क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हो सकता है, उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, है ना। अब रिकमेंडेशन देखते हैं। द ड्रग हैज़ टू बी गिवन ओनली अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रहते हैं, एमडी फिजिशियंस जो रहते हैं, है ना, तो उनके द्वारा जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन की गई है तभी देना चाहिए पेशेंट को। एडवाइज टू कंसल्ट अ फिजिशियन फॉर एनी एडवर्स इवेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन बिफोर इनिशियल ऑफ मेडिकेशन, है ना। ऐसा नहीं कि विदाउट फिजिशियन आप अपने से ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दो या किसी से जाके ले लो कि थोड़ा खांसी सर्दी है, ऐसा। अगर कोई भी सस्पेक्टेड आपको थोड़ा सा लग रहा है अपने से कि मुझे हो सकता हो ऐसा हो, तो आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके और आपको जांच करवानी चाहिए। और हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं गवर्नमेंट के, उन पर फ़ोन लगा के भी आप बुला सकते हो, टीम आएगी वो आपकी जांच करेगी सैंपल लेके। तो कोई लापरवाही का चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड होते हो तो आपकी पूरी फैमिली सोसाइटी को भी आप खतरे में डाल सकते हो, तो कोई चांस नहीं लेना है इसमें, है ना। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। हाउ डेडली इज़ कोविड-19, है ना। द ओवरऑल केस फर्टिलिटी रेशियो जो उसका है वो 6.9% ग्लोबली हो गया है। ये 15 दिन पुराना डाटा है।
ये स्लाइड्स में WHO स्लाइड्स हैं ये, और तो ये पुराना डाटा है। इट इज़ सिग्निफिकेंटली लेस सीवियर देन 2003 सार्स। जो मोर्टेलिटी रेट था वो 50% था उसका। 2012 में जो मर्स आया था उसका 37% आउटब्रेक था, है ना। तो अभी जो इसका ग्लोबली डाटा है वो कंट्रोल में है। The CFR varies by location and intensity of transmission. The mortality is high among elderly, particularly those comorbid condition like coronary artery disease, diabetes, hypertension, coronary respiratory disease, etc. तो जो पहले से ही बीमार पर्सन हैं और जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, कोई डिसीज़ से ग्रसित हैं जैसे कि CAD है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको, या फिर कोई TB का पेशेंट है, अस्थमा का, रेस्पिरेटरी डिसीज़ किसी को है, तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सीरियस हो सकते हैं, है ना, और उनकी डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और नॉर्मल पर्सन को भी सीवियर होने में मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर्सन जो रहे वो बोले कि नहीं मुझे नहीं हो सकता कुछ भी, तो ज़्यादा वो नहीं दिखाना है। मतलब आपको सेफ्टी मेजर्स यूज करने हैं और वॉश करना है, हैंड वॉश करते रहना है। गवर्नमेंट ने जैसे NGO, गवर्नमेंट जो अदर गाइडलाइन आपको डॉक्टर्स ने बताई हैं, जो हेल्थ केयर टीम आपको बता के जाती है कि आपको 20 से 30 सेकेंड तक हाथ धोना है। कोई सी चीज़ को आप टच करते हो, किसी से मिलते हो, आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना। बाहर से आते हो तो आपको वॉश करना है हैंड को, है ना। बाहर निकलो तो फेस मास्क का यूज़ करना है, या फिर तौलिया का यूज़ करना है। ये सब आपको अपने से सेफ्टी रखना है ना। बाकी मीडिया ने तो आपको सब बता ही दिया है। मीडिया के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिला है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि इसमें मैंने डिटेल दिया है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, मेडिकल स्टूडेंट्स को, है ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करेगा। और एक कोशिश है कि लोगों को इससे अगर कोई बेनिफिट होता है, कोई नॉलेज मिलता है तो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द सेशन देखेंगे। आफ्टर द सेशन पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19। तो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे? एक तो इसमें हिस्ट्री होगा, एपिडेमियोलॉजी होगी, इसकी मोड्स ऑफ स्प्रेड, साइन एंड सिम्टम, डिफरेंट डायग्नोसिस, मोड ऑफ प्रिवेंशन, मैनेजमेंट ऑफ पॉजिटिव केसेस। ये सब के बारे में हम जानेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना। What do we know about कोविड-19? हम इसके बारे में बहुत जानते हैं। इंक्यूबेशन जो इसका पीरियड रहेगा तो वो 1 से 14 दिन रखते हैं, और मीडियन में जो 5 से 6 दिन रहेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, है ना। जो इंक्रीज रिस्क टाइम रहेगा इसमें किस किस को इंक्रीज रिस्क, ज़्यादा रिस्क हो सकती है, तो एल्डरली जो पीपल रहेंगे, है ना, जिनकी एज ज़्यादा है, एल्डरली पीपल्स में हो सकता है विथ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, अंडरलाइंग डिसीज़, जैसे कि आपको पहले बता दिया है कि कोई हार्ट डिसीज़ या लंग डिसीज़ या डायबिटीज़ का पेशेंट है, उनको ज़्यादा रिस्क हो सकती है। जो पुअर इम्यूनिटी के पेशेंट हैं, है ना, पुअर इम्यूनिटी पेशेंट मतलब जिसको मान लो कि सर्दी खांसी बनी रहती है, कहीं पे थोड़ा सा अगर ठंडा पानी पी लिया या फिर कोई चीज़ खा ली, सेंसिटिविटी हो जाती है जल्दी जिनको, है ना, तो वो पुअर कम, जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं जल्दी होने के, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट है अभी तक, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एयरबॉर्न भी हो गया है, लेकिन अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ इसमें डाटा नहीं दिया गया WHO के अकॉर्डिंग। अभी उन्होंने कहा है ड्रॉपलेट ही है, मतलब छूने से फैलता है। कांटेक्ट विद पेशेंट रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, कोई रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस रहते हैं, है ना, लार वगैरह, या फिर, है ना, नोज़ के थ्रू ऐसे फैल सकता है ये कि उसके कांटेक्ट में आने से। कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस एंड इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट्स है, कोई चीज़ है जिसके कांटेक्ट में आप आ जाते हो, है ना। ट्रीटमेंट करंटली नो अवेलेबल, ट्रीटमेंट और वैक्सीन दोनों अभी इसके अवेलेबल नहीं है। हु इज़ अ कॉन्टैक्ट?
तो जैसे इसमें दिखाया गया है ना, पिक्चर्स भी दिखाई गई है, इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क आप पहनोगे तो डायरेक्टली आपके नोज़ के माउथ के कांटेक्ट में वो वायरस नहीं आएंगे। A contact with person that involved in any of the following: providing direct care without proper person protective use proper PPE, personal protective equipment, COVID-19 पेशेंट। अगर आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो आपको PPE का यूज़ कंपलसरी करना ही है ना, नहीं तो आप यमराज को बुलावा दे रहे हो। Staying in the same close environment of a COVID-19 patient, including workplace, classroom, household gathering, है ना, traveling together in close proximity with a symptomatic person who later tested positive। जैसे आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, मिल रहे हो, बैठ रहे हो, और वो अगर पॉजिटिव आ गया तो आपके चांसेस हैं पॉजिटिव होने के, है ना। तो रिस्क कांटेक्ट में दिखाएंगे टच्ड बॉडी फ्लूइड ऑफ द पेशेंट, कोई बॉडी फ्लूइड आपने टच कर लिया हो मरीज का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशन हो गया, है ना, ब्लड हो गया, वॉमिटिंग, सलाइवा, यूरिन, फीसिस, है ना, है डायरेक्ट फिजिशियन direct physical contact with the body of patient including physical examination without PPE। आपने पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया है विदाउट PPE तो भी आपके चांसेस हैं। एपिडेमियोलॉजी प्रेजेंटेशन ऑफ इलनेस देखते हैं इसकी। तो जो क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं वो ऊपर का हिस्सा जो इसमें दिखाया गया है पिंक कलर में, वो 4.7% क्रिटिकल पेशेंट हो जाते हैं, है ना। और फिर सीवियर जो पेशेंट रहेंगे वो 14% रहेंगे। वो जो माइल्ड पेशेंट हैं वो 81% हैं अभी तक। हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 जैसे हम पहले जान चुके, इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। इन दिसंबर 2019 मल्टीपल केसेस ऑफ pneumonia caused by a non-agent were reported in Wuhan city, China. In January 2020, a novel strain of coronavirus was isolated and identified as cause. The disease caused by the new strain of coronavirus was named COVID-19 by the WHO। तो जो WHO ने इसका नाम COVID-19 रख दिया बाद में, है ना। How to different probable COVID-19 cases, symptoms देखते हैं, है ना। COVID-19 कोल्ड और फ्लू, इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे, है ना। इसके बारे में हम जान लेते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मेरे को किसी को भी नॉर्मल ऐसे ही सर्दी खांसी है तो वो अपने आप को मान ले कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। ये सोशल स्टिग्मा अपने दिमाग में नहीं पालना है। तो सिम्टम्स, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स में देखेंगे तो माइल्ड और सीवियर दोनों हो सकते हैं। और कोल्ड का जो रहेगा वो ग्रेजुअल ऑनसेट रहेगा। इसका क्या रहता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, पहले कम होगा फिर ज़्यादा होगा। कोल्ड का क्या होता है कि तुरंत भी हो सकता है ना। फ्लू का एब्रप्ट ऑनसेट, इसका भी क्या हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। तो इसमें जो बुखार होगा वो कॉमन है और कोल्ड के अंदर रेयर रहता है, फ्लू के अंदर कॉमन रहेगा। फटिगनेस जो रहेगी समटाइम्स रहती है, फटिगनेस, है ना, इसमें भी समटाइम्स रहेगी, लेकिन फ्लू के अंदर कॉमन रहेगा। कफ इसमें जो रहेगा वो कॉमन और ड्राई मोस्टली रहेगा, इसमें माइल्ड हो सकता है। फ्लू के अंदर कॉमन ड्राई और मोस्टली हो सकता है। स्नीजिंग जो रहेंगी तो नहीं भी हो सकती हैं और कोल्ड के अंदर कॉमन है, फ्लू के अंदर भी नहीं हो सकती हैं। एचेस एंड पेन्स इसके अंदर क्या रहेगा, समटाइम्स हो सकता है। कोल्ड के अंदर क्या होगा, कॉमन है और फ्लू के अंदर कॉमन है। रनी एंड स्टफी नोज इसके अंदर रेयर हो सकती है। सोर थ्रोट रेयर हो सकते हैं, समटाइम्स हो भी सकते हैं, लेकिन फ्लू कोल्ड के अंदर कॉमन रहेगा और फ्लू के अंदर समटाइम्स हो भी सकता है। डायरिया इसमें रेयर हो सकता है, कोल्ड के अंदर नहीं हो सकता है, फ्लू के अंदर समटाइम्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर हो सकता है डायरिया। हेडेक समटाइम्स हो सकता है, कोल्ड के अंदर रेयर है, फ्लू के अंदर कॉमन है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ समटाइम्स हो सकती है, कोल्ड के अंदर नहीं हो सकती है, फ्लू के अंदर भी
नहीं हो सकती है। तो ये इसके सिम्टम्स रहेंगे और ये डिफरेंसेस हैं कोविड-19 और कॉमन कोल्ड और फ्लू के बारे में। व्हाट कैन वी ऑल डू फॉर प्रिवेंशन। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कोविड-19 है सिम्टम्स लाइक फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। सिवियरिटी इलनेस कैन बी वेरी इन डिफरेंट पीपल फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर सिम्टम्स, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं स्लाइड्स में। तो इनहेल स्टीम 2-3 टाइम अ डे टू क्लियर ऑफ कंजेशन। अगर आपको कंजेशन है, गले में ऐसा लग रहा है, सर्दी और खराश टाइप का लग रहा है, तो आप नॉर्मल पानी का स्टीम ले सकते हो, स्टीम इनहेल कर सकते हो, उसकी भाप को ले सकते हो, या स्टे हाइड्रेट टू गेट एडिक्वेट रेस्ट, है ना। आप पानी का यूज़ ज़्यादा करें इसमें। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द वायरस। हाथ हमेशा धोते रहें ताकि ये फैलने से बचे। मान लो कहीं हमने ऐसा टच कर लिया, हमारे हाथों के सरफेस पर, हाथों के अंदर है, तो हम उसको वॉश कर देंगे तो वो किल हो जाएगा, बह जाएगा। दूसरों के कोई चीज़ अगर हम टच करते हैं, दूसरों से मिलते हैं, तो उनको फैलने से रोक सकते हैं हम। कवर योर नोज़ एंड माउथ विथ मास्क वेन एवर यू आर गोइंग आउट। कहीं बाहर जाते हो तो आपको माउथ को कवर करके ही रखना है। विजिट अ डॉक्टर एंड कंडीशन वर्सन ऑफ डज नॉट गेट बेटर विथ टाइम। टेक मेडिसिन एज एन एडवाइस बाय द डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर आपको मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बाद ही आपको लेना है। और आपको जो हैंड शेक नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है ना। whom to suspect, कौन सस्पेक्ट हो सकता है इसके अंदर। अ पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, फीवर, at least the sign and symptom to respiratory disease, cough, shortness of breath, and history of travel to the residence to country area territories reporting transmission, NCDC website update list, COVID-19 disease during the 14 days period of the onset। तो सस्पेक्ट कौन हो सकता है? जिसने ट्रैवलिंग किया हो, कहीं विदेश से आया हो, दूसरे शहर से आया हो जहाँ पे हॉट स्पॉट इसके हों, तो उनको क्या करना है, 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड में रहना है ना, क्वारंटाइन रहना है। और द पेशेंट हेल्थ केयर वर्कर विथ एनी एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड हैविंग बीन टू कॉन्टेक्ट विथ अ कन्फर्म कोविड-19 केसेस इन द लीस्ट 14 डेज पीरियड ऑनसेट सिम्टम। अगर सिम्टम्स भी आपको लग रहे हैं कि सिम्टम्स हैं हमारे अंदर, तो आपको फिर भी 14 दिन क्या करना है, क्वारंटाइन रहना है। और a patient with severe acute respiratory infection, fever, at least one sign symptom respiratory disease, example cough, shortness of breath, and requiring hospitalization, and with no other etiology, with fully explain the clinical presentation, a case of whom testing COVID-19 inconclusive। तो आपको किसी भी सिचुएशन, ये 4 सिचुएशन दी गई हैं, है ना, इन सिचुएशन के जो व्यक्ति रहेंगे वो सस्पेक्टेड है और उनको अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए। व्हाट टू डू इफ़ अ पॉजिटिव केस इन डिटेक्टेड। इफ़ अ पर्सन is tested positive, isolate the patient during appropriate infection prevention control method, identify contact with the infected cases. Patient with mild clinical presentation may not initially require hospitalization. Clinical management include control measures and supportive management of complication at the higher level healthcare facilities. Who is a lab confirmed COVID-19 cases? A person with laboratory confirmed of COVID-19 infection irrespective of clinical signs and symptoms, है ना। तो जो लैब रहेगी वो ही कंफर्म कर पाएगी। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमने ये स्लाइड्स को लिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हम पढ़ चुके हैं, किस किस मोड से हो सकता है ये ट्रांसफ़र, है ना। ट्रांसफ़र यूजिंग फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और कोविड-19 के पेशेंट की केयर कर रहे हो, तो आपको पीपीई को यूज़ करना है। कैसे उसको यूज़ करना है ये डिटेल इसमें दी गई है। स्टैंडर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स दिए गए हैं इसके। हाउ टू वॉश हैंड
with soap and water. Step of hand hygiene, hand washing. तो 40 से 60 सेकंड तक आपको, अगर आप क्लिनिकल कहीं पे काम कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर और पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो आपको 40 से 60 सेकंड तक हाथ को धोना है सोप से, है ना. देन अगर आप जनरली जो पब्लिकली अनाउंस किया गया है वो 20 to 30 सेकंड बोला गया है हैंड वॉश करने के लिए. लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप पेशेंट को देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो आपको 40 से 60 सेकंड तक हैंड वॉश करना है सभी स्टेप्स को, है ना. ये हैंड हाइजीन के बारे में बताया गया है ना. मेडिकेशंस को टच करते हो या फिर डोर हैंडल को टच करते हो, सेल फोन को टच करते हो, है ना, या कोई इंस्ट्रूमेंट को टच करते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूँ और उसमें दिया गया है ना. फेस मास्क के बारे में बताया गया है, कौन कौन सा मास्क, फेस शील्ड, गॉगल, एप्रॉन, गाउन, ग्लव्स, हैंड कवर, इनका यूज़ करना है ना. यूज़ ऑफ मास्क, है ना, ये भी दिया गया है. क्लीनिंग डिसइंफेक्शन ऑफ मेडिकेशन इक्विपमेंट्स. तो इसमें दिखाया गया है कि किन किन इक्विपमेंट्स की आपको क्लीनिंग करनी है, जैसे कि आपका स्टेथोस्कोप, बीपी कफ कवर, थर्मामीटर, है ना, और इन्फेक्शन एंड ड्रेसिंग ट्रॉली जो हम यूज़ करते हैं उसको भी क्या करना है, आपको वॉश करना है. एल्कोहल से रब कर सकते हो, स्पिरिट सॉफ्ट से कर सकते हो स्टेथोस्कोप को. और बीपी कप जो है वो डिटर्जेंट हॉट वाटर से करना है. थर्मामीटर जो रहेगा उसको एल्कोहल से रब कर सकते हो. अदर मेथड भी उसमें दिए गए हैं. और जो ट्रॉलीज़ रहेंगी उनको 70% एल्कोहल जो रहेगा डिसइंफेक्टेंट, उससे आपको करना है वॉश, क्लीन करना है. ये प्रिंसिपल दिए गए हैं, है ना. हाउ टू यूज़ एल्कोहल बेस्ड हैंड रब. जैसे हम हैंड रब करते हैं 20 to 30 सेकेंड तक ये जनरली हम यूज़ करते हैं, है ना. तो ये ऐसे आपको करना है. जो स्प्रिट आता है मार्केट में उससे हमें 20 to 30 सेकेंड करना है ना. एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन जो रहेगा, है ना, उसके बारे में. COVID-19 वायरस इज पोटेंशियली सर्वाइव द एनवायरनमेंट ऑफ सेवियर आवर्स और डे. Premise the area potentially contaminated with the virus to the clean before the reuse. Reproduce containing antimicrobial agent now to be infected against coronavirus may be used. Stabilize cleaning strategies to the used. Remove the majority bioburden and disinfectant equipment and environmental surface. Hand hygiene is important to minimize the impact of transfer. Cleaning and disinfecting the environment surface to fundamental reducing healthcare associated infection. तो इसमें दिया गया है कि आपको कैसे environment में फैलने से रोकना है ना. एड्रेसिंग सोशल स्टिग्मा. वर्ल्ड मैटर जो रहेगा, आपको सोशल स्टिग्मा को कैसे रोकना है. अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं. टॉक अबाउट द न्यू कोरोना वायरस डिसीज़, है ना. आपको बात करना है न्यू कोरोना वायरस के बारे में. क्या बात नहीं करना है. अटैच लोकेशन टू एथनिसिटी एंड डिसीज़. दिस इज़ नॉट अ वुहान वायरस, चाइनीज वायरस एंड एशियन वायरस. आपको ये सब नहीं बोलना है कि ये चाइना का है, वुहान का है या फिर एशिया का है. आपको बात करना है सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में. टॉक अबाउट पीपल हु हैव COVID-19, पीपल हु आर बीइंग ट्रीटेड और पीपल हु डाइज आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19. बात करना है जो व्यक्ति ट्रीट हो रहा है और जिनकी डेथ हो रही है कांटेक्ट में आने से, उसके बारे में एजुकेट करना है ना. रेफर टू पीपल द डिसीज़ एज COVID-19 केसेस ऑन विक्टिम्स. उनके बारे में बात नहीं करना है ना. हमें बताना है कि ये रिकवर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट में आने से व्यक्ति की मौत ही हो जाए, रिकवर भी हो सकता है. हमें ये नहीं कहना है कि
अगर आप उस विक्टिम के कांटेक्ट में आए हो तो डेथ ही हो जाएगी, ऐसा नहीं कहना है। टॉक अबाउट पीपल हु मे हैव कोविड-19 और पीपल हु आर representative for COVID-19. Talk about COVID-19 सस्पेक्टेड और सस्पेक्टेड केसेस के बारे में बात नहीं करना है ना। टॉक अबाउट पीपल एक्वायरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 हमें बात करना है कि कहाँ से हो, किस किस चीज़ की, किस किस व्यक्ति की टच में है, उससे बात करनी है ना। उसके ट्रांसमिटिंग कोविड-19 इन्फेक्टिंग अदर्स स्प्रेड टू वायरस, ये हमें उससे बात नहीं करनी है। स्पीक एक्यूरेट अबाउट द रिस्क फ्रॉम कोविड-19 बेस्ड ऑन साइंटिफिक डाटा एंड लेटेस्ट ऑफिशियल हेल्थ एडवाइस देना है पेशेंट को, है ना। रिपीट द शेयर कन्फर्मेड रूमर्स एंड अदर, जो रूमर्स रहते हैं कि जो साइंटिफिक चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में बात नहीं करना उनसे। टॉक पॉजिटिवली एंड एम्फेसाइज द इन्फेक्टिवनेस और प्रिवेंशन ट्रीटमेंट और मेजर्स के बारे में बात करनी है। एम्फेसाइज और ड्वेल एंड निगेटिव मैसेजेस टू ट्रीट, तो जो उसके अंदर माइंड के अंदर नेगेटिव मैसेजेस हैं डिसीज को लेके, उसके बारे में हमें बात नहीं करना है पेशेंट से, है ना। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी हम जानते हैं, है ना। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये आप इसको देख लेना, स्लाइड को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में भी देखते हैं। रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ माइक्रो जर्म्स दैट कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोल्ड फ्लू, टर्न हैंड अवे द अदर व्हेन कफिंग स्नीजिंग, कवर द नोज एंड माउथ विथ अ टिश्यू। कभी खांसी सर्दी या छींक या खांसी आती है तो हमें मुंह को कवर करना है, ऐसा नहीं ऐसा ही खांस दिया पब्लिक में, ऐसे नहीं करना, उसको कवर करना है। फिर छींक ले सकते हो, खांस सकते हो, पब्लिकली कहीं स्प्रे नहीं करना, थूकना नहीं है कहीं पे, है ना। इनका हमें बहुत ध्यान रखना है। और टिश्यू पेपर का ऐसा नहीं कि आपने खांसा और छींक ली और कहीं भी फेंक दिया, उसको प्रॉपरली आपको डस्टबिन में रखना है। कफ स्नीज इनटू योर स्लीव इफ़ नो टिश्यू इन अवेलेबल। मान लो आपके पास में टिश्यू पेपर नहीं है तो आपको क्या करना है, ऐसे हाथ लगा के जो आपकी स्लीव बाहर रहती है उस पर छींकना है, खांसना है। क्लीन योर हैंड विथ सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसे धोना है। डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर, कहीं पे भी आपको नहीं थूका थाकी करना, है ना। अदर प्रिवेंटिव मेजर्स जो इसके रहेंगे, है ना, वो आप पढ़ना है अच्छे से, इसको देखना है। When a suspect confirmed COVID-19 healthcare worker is identified, ना सस्पेक्टेड जो केस रहेंगे तो ऑलरेडी हम साइन सिम्टम्स के बारे में जान चुके हैं, है ना। क्या क्या साइन सिम्टम रहेंगे, कितने टाइम तक हमें क्वारंटाइन पेशेंट को रखना है, क्या क्या एजुकेट हमें उसको करना है, क्या प्लान देना है पेशेंट को, और क्या चीज़ें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं और आप इससे भी नोट्स तैयार कर सकते हो, है ना। और जो सोशल स्टिग्मा है उसको कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में देखते हैं। एन एनवायरनमेंट नीड टू क्रिएट इन विच द डिसीज एंड इट्स इम्पैक्ट कैन बी डिस्कस्ड एंड एड्रेस्ड ओपनली, ऑनेस्टली एंड effectively. Communication about COVID-19 is critically supporting people to take effective action to help combat the disease and avoid fueling fear and stigma in the following method. Word matter, does and don't when talking about a new coronavirus, है ना। तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं स्लाइड्स में, क्या कहना है, क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना, क्या बात करनी क्या नहीं करनी, क्योंकि जो अनएजुकेट पर्सन रहते हैं और नॉन मेडिकल पर्सन रहते हैं उनको उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता है, और उनको जो उल्टी अफवाहें बताएंगे ये हैं कि ये है, इन सब चीज़ों के बारे में ना बता के उनको एजुकेट करना है हमें, है ना, और उसको क्लियर करना है उनके माइंड को। डू योर पार्ट, सिंपल आइडिया टू ड्राइव स्टिग्मा अवे। कम्युनिकेशन टिप एंड मैसेज आपको देने हैं, है ना।
कैसे आपको एनवायरनमेंट को क्लीन करना है उसके बारे में हमें बात करनी है ना। द कॉन्टेक्ट पीरियड केमिकल इन सरफेस शुड बी 30 मिनट, डिसइंफेक्टेड ऑल एक्सटर्नल सरफेस, ये चीज़ें हमें बतानी है। थर्ड स्टेप जो रहेगा उसका टी सेल के बारे में, टेल टी। थर्ड स्टेप टेल टी, एडलर, मिडिल एज ग्रुप, एडोलसेंट और चिल्ड्रन के बारे में हमें बात करनी है। ओल्डर एडल्ट आर particularly vulnerable to COVID-19 given the limited information sources, weaker immune system, है ना। जो एल्डर पीपल रहेंगे तो उनका जो इम्यूनिटी पावर रहेगा वो क्या रहेगा, वीक रहेगा, है ना। तो ये इसको आपको बताना है, उनको समझाना है। प्रोवाइड एक्यूरेट accessible information in fact about the COVID-19 outbreak, the progression, treatment, infective strategies, and prevent infection, instruction on how to use protective advice device need to be communicated in a clear, concise, respectful and patient way। तो इसके बारे में आपको उनको समझाना है, एजुकेट देना है। जो मिडिल एज ग्रुप के और एडल्ट रहेंगे उनको एक्सप्लेन देम व्हाट इज़ COVID-19, है ना, उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन देम द साइन और सिम्टम, ऑलरेडी सब जानते हैं, वैसे सबको पता चल गया, 3 महीने होने से 3 महीने ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनको बताना है। ये स्टूडेंट्स जो अभी रनिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अच्छे से स्लाइड्स को देखें, पढ़ें, नोट्स तैयार करें, लोगों को बताएं, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में हमें बताना है, कितना इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, कितनी रिस्क रहेगी इसमें, है ना। और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग के बारे में एजुकेट करना है। रूरल एरिया में क्या रहता है, वहाँ ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती। अर्बन में लोग पढ़े लिखे रहते हैं, ओवर स्मार्ट रहते हैं, तो कुछ ओवर स्मार्ट के चक्कर में निकल लेते हैं, है ना। लेकिन रूरल एरिया में लोग नहीं जानते हैं, किसान रहता है, मजदूर रहता है, तो उनको लगता है हमें कुछ नहीं होगा। तो उनको आपको बताना है, अगर कहीं आप गांव से बिलोंग करते हो उनको समझाना है ना। ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम जितना बताएंगे, हम जितना हेल्प करेंगे वो अच्छा है। बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको भी समझाना है ना। फैमिली मेम्बर्स को समझाना है जो बच्चों की केयर कर रहे हैं, छोटे 1-2 साल के बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा रिस्क है, उनका इम्यूनिटी पावर वीक होता है, तो पेरेंट्स को बताना है। जो थोड़े से 10 साल तक के बच्चे रहते हैं उनको समझाना है ना। अदर प्रिवेंटिव मेजर्स, डू नॉट फॉग स्प्रे ऑक्युपाइड द अनऑक्युपाइड क्लिनिकल एरिया इन डिसइंफेक्टेंट, है ना। जो फॉग स्प्रे रहते हैं इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है ना, क्लिनिकल एरिया के अंदर। वेयर ग्लव्स, गाउन, मास्क, पीपी यूज़ करना है। ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप पढ़ें। पीपी का यूज़ करना है, उसको कैसे फिर वेस्ट में आपको रखना है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं ऑलरेडी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लंबा खिंच गया है ना, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें जोड़ी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, शायद ही किसी ने वीडियो पहले बनाया हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बनाना चाहिए इसके ऊपर वीडियो, इसलिए मैंने बनाया है। बाकी आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, ये आपका काम है। वीडियो अच्छा लगे तो करें, ना लगे तो ना करें, है ना। लाइक शेयर करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोमोटिंग रेस्पिरेटरी हाइजीन, आपको कैसे प्रमोट करना है रेस्पिरेटरी हाइजीन को। हम सांस ले रहे हैं तो कैसे हम स्वच्छ एयर को इनहेल करें, उसके बारे में, है ना। Encourage hand washing for patient with respiratory symptom. Provide mask in patient with respiratory symptom. Patient with fever, cold and sneezing should be kept at least away from other patient, है ना। रेड बैग और ट्रांसप्लांट वाइट बैग, इसमें दिया गया है कि रेड बैग के अंदर कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट डालना है, वेस्ट फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स, ट्यूबिंग, बॉटल्स। ये ऑलरेडी हमारा वीडियो बना हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, ये सब उसमें यूज़ आपको करना है ना। तो ये आपको सोशल स्टिग्मा के, जो सोशल स्टिग्मा मतलब कि व्यक्ति के दिमाग में कोई चीज़ ऐसी भरी पड़ी है ना,
जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग के अंदर एक बंदा ऐसा है जो 3 लोगों का भी मूड ख़राब कर रहा है कि उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहा, तो उसको बिठा के तरीके से समझाना है कि भैया उल्टी सीधी अफवाहें आप मत फैलाओ जब जानते नहीं उसके बारे में। तो लोगों के दिमाग में सोशल स्टिग्मा को कम करना है, कोशिश करना है हमें। जो मेडिकल स्टूडेंट रहेंगे वही करेंगे, जो मेडिकल स्टाफ रहेगा वही, और जनरल पब्लिक भी समझा सकती है कि भैया हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, है ना, मीडिया ने बताया है, डॉक्टर्स ने बताया है, मेडिकल स्टाफ ने बताया है, हमने वीडियोस में भी देखा है, तो उनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें ऐसी ऐसी नहीं हैं। उनको उसका जो मेन जो फालतू की चीज़ें वो समझा रहा है, उसको क्या करना है, उसको समझाना है कि ये पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाओ, है ना, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। तो कम्युनिकेट विथ योर हेल्थ केयर वर्कर टीम जो रहेगी, उनको आपको समझाना है, बताना है, उनसे सलाह लेनी है आपको, जो हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं, है ना। और हेल्थ केयर वर्कर्स का फ़र्ज़ बनता है कि जो पब्लिक रहती है उनको एजुकेट करें। स्ट्रेटजी फॉर कोविड-19 टेस्टिंग इन इंडिया, इंडिया के बारे में हमारे यहाँ के बारे में बताया गया है ना। तो ये दिया गया है, आप पढ़ें इसको अच्छे से। स्लाइड्स को, बहुत लंबी स्लाइड्स हो गई हैं, तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे आज इसके ऊपर, है ना, ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग कैसे करना है हमें पेशेंट से, काउंसलिंग के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, है ना, वो ग्रीट करना रहेगा, है ना। सेकंड जो रहेगा उस आस्क करना है, पूछना है। थर्ड स्टेप, है ना, टेल। फोर्थ में रहेगा हेल्प। फिफ्थ एक्सप्लेन। और सिक्स स्टेप जो रहेगा वो रिटर्न विजिट रहेगी आपकी, है ना। ये मेडिकल स्टाफ के लिए है, ये सारी चीज़ें जो मेडिकल स्टाफ है उसके लिए है ना। काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन केस सस्पेक्ट हो सकता है ना। पीपी का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मेडिकल स्टाफ के लिए है। जनरली जो था वो मैंने आपको बता दिया है ना। तो एक और चीज़ इसमें, जो इसके जो ट्रीटमेंट और क्या यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें तो सिम्टोमेटिक यूज़ करते ही हैं, है ना। लेकिन इसमें और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी जो लिखा गया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स शुड नॉट बी रूटीनली गिवन सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू WHO इंटरिम गाइडलाइन, है ना। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जिसका इम्यूनिटी पावर कम हो तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटिन्यू आप दें। इसमें कभी अगर फिजिशियन एडवाइस करते हैं तो ही उसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करना है, बाकी गाइडलाइन में से कुछ नहीं दिया गया, है ना। नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हैज़ बीन प्रूवन टू इफेक्टिव। Randomized control trial has been initiated quickly to assess the efficacy and safety and combined use of lopinavir, ritonavir, Kaletra in patient hospitalized on 2009 and COVID-19 infection, है ना। तो उसमें जो हाइड्रोक्लोरोक्विन और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो फिजिशियन ऑर्डर कर रहे हैं वही आपको लेना है। और आपको लग रहा है कि मुझे सिम्टम्स हैं या फिर मेरे अंदर साइन सिम्टम लक्षण पाए जा रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है ना। उसमें आपको ऐसा नहीं कि आप घर पे पड़े हैं, बैठे हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं किसी से भी दवाई लेके, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपकी फैमिली भी खतरे में जाएगी, आप तो डेंजर जोन में जा ही रहे हो, साथ में आप सोसाइटी को भी डेंजर जोन में भेज रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। बाहर जा रहे हो तो पीपी का यूज़ करना है भैया, मास्क लगा के ही जाना है, या तौलिया या फिर रुमाल बांध के आपको जाना है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, है ना। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटो यही है। थोड़ा लेट हो गया लेकिन मैंने बनाया कि मुझे ऐसा लगा मुझे बनाना चाहिए, है ना। तो आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है ना, और हैंड वॉश करते रहें। और थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपकी मर्ज़ी, है ना।